हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, यानी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग हमारी क्या होती है, फुल डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, सेकंड हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन और थर्ड यहाँ पे हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो साथ में उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी हम देखेंगे। तो पूरी ही यहाँ पे कैटेगरी को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आपका जो टॉपिक चल रहा है आपका फार्माकोलॉजी का चल रहा है, डी फार्मा सेकेंड ईयर, जिसमें कि 4th यूनिट का हमारा यहाँ पे ये एक टॉपिक है। तो इससे पहले हमने 4th यूनिट में 2 टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें कि हमने जनरल एनेस्थेटिक्स और साथ में सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। उन दोनों की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप उनको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है हमारी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। इट इज आल्सो नोन एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग और एंटी सीजर ड्रग। तो ये जो हमारी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है इनको हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं, साथ ही में एंटी सीजर ड्रग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके 2 डिफरेंट नाम है, एंटी कन्वल्सेंट से अलग, तो आपको याद रखने हैं ताकि एग्जाम में अगर आपसे इन नाम से पूछ ले तो इजिली आप वहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, These are those drugs which are used in the treatment of epilepsy। यानी कि सीधी सीधी अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे जो एंटी कन्वल्सेंट हैं, एंटी एपिलेप्टिक हैं या एंटी सीजर हैं, ये हमारी वो ड्रग होती है जिनका यूज़ हम एपिलेप्सी या सीजर के ट्रीटमेंट में करते हैं। तो ये डेफिनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश वाले बच्चे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसका यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं ट्रीटमेंट करने में, किस चीज़ के, एपिलेप्सी के और सीजर के। तो अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एपिलेप्सी और सीजर हमारी क्या होती है, जब हमें पता चलेगा यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए एपिलेप्सी, अभी आपको सोच रहे होंगे एपिलेप्सी क्या है। देखिए एपिलेप्सी नॉर्मल होता है मिर्गी के दौरे, तो इस नाम से आप शायद इसको जानते हैं। तो आपने जनरली देखा है सोसाइटी में लोग होते हैं, क्या होता है नॉर्मली, मतलब आपने देखा ही होगा, कुछ लोगों को एकदम से मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं या कुछ लोगों को नॉर्मल दौरे पड़ जाते हैं। तो जो एपिलेप्सी होती है उसको हम कहते हैं मिर्गी का दौरा पड़ना, जो सीजर होते हैं उसको हम कहते हैं नॉर्मल दौरे, यानी जो मिर्गी के दौरे से अलग होते हैं। होंगे दोनों ही जो दौरे पड़ते हैं एक तरह से, यानी एपिलेप्सी। तो ये क्या होती है हमारी, मतलब एक तरह से कंडीशन होती है जिसमें हम एंटी कन्वल्सेंट, एंटी एपिलेप्टिक और एंटी सीजर ड्रग का यूज़ करते हैं। नॉर्मल दौरों में एंटी सीजर ड्रग वो भी इसी में आएगी, और जो मिर्गी के दौरे हैं उन पे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग या एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो ये हमारी ड्रग क्या होती हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं एपिलेप्सी के बारे में, क्योंकि ये हमारी जो ड्रग है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, इनका यूज़ हम कहाँ पर कर रहे हैं, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए जो एपिलेप्सी हमारी डिसीज़ है ये हमारी क्या होती है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम इसको देखेंगे। इन जो हमारी डिसीज़ है एपिलेप्सी, इसको फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बस इसके बारे में जानेंगे जिससे कि हमें पता लग सके किस तरह से हमारी डिसीज़ हो रही है। तो एपिलेप्सी हिंदी में हम इसको कहें तो मिर्गी के दौरे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इट इज़ ए ब्रेन डिसऑर्डर इन विच नॉर्मल पैटर्न ऑफ द न्यूरल एक्टिविटी बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड एबनॉर्मल, या कहें तो यहाँ पर न्यूरोहोमोरल ट्रांसमिशन। यानी जो क्या है हमारी एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे हैं, ये एक हमारी ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी जो हमारा ब्रेन होता है उससे रिलेटेड डिसीज है, यानी ब्रेन के अंदर का हमारी एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है। इन विच जिसके अंदर नॉर्मल पैटर्न ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का सीधा मतलब आप समझिए न्यूरॉन, जो एक तरह से हमारे ब्रेन के अंदर क्या होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे तो हमारी पूरी बॉडी में होते हैं लेकिन जो हमारे ब्रेन में होते हैं, तो ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है वो एक तरह से नॉर्मल पैटर्न में चलती है। तो सही है, अगर नॉर्मल पैटर्न से वहाँ पे वो डिस्टर्ब होती है, एक तरह से एबनॉर्मल हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो है हमें एपिलेप्सी डिसीज़ यहाँ पे हो जाती है। अब या तो जो न्यूरॉन्स वगैरह ज़्यादा एक्साइटमेंट कंडीशन में आ जाएं, या कुछ ऐसी हमारी कंडीशंस होती है जैसे आपने देखा है जब दौरे वगैरह पड़ते हैं तो नॉर्मल सिम्टम्स होता है ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना या कुछ ज़्यादा हिसाब ज़्यादा एक्साइटमेंट वगैरह। तो बहुत ही सारे हमारे रीज़न इस चीज़ के यहाँ पे हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं सिम्टम्स। जब एपिलेप्सी कंडीशन किसी बंदे को आती है तो किस तरह के सिम्टम्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं जा लॉक्ड, यानी उसका मुंह जो है एक तरह से जबड़े जो होते हैं बिल्कुल लॉक्ड हो जाते हैं। आपने देखा है ना क्या होता है, बिल्कुल उसका मुंह आप खोलना भी चाहें तो वहाँ पे नहीं खुलेगा, क्योंकि एक तरह से वो कॉन्शियसनेस कंडीशन में चला गया है और आपकी बॉडी की जो एक तरह से मूवमेंट है पूरी वो उसके कंट्रोल में फिर वहाँ पे नहीं रहती है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल वहाँ पे हो जाती है। सेकेंड हम देख लेते हैं अनकॉन्शियसनेस। तो डायरेक्टली क्या होता है जब दौरा पड़ता है तो सीधा वो बेहोशी कंडीशन में वहाँ पे चला जाता है, तो मूवमेंट फिर उसके बस में वहाँ पे वैसे भी कैसे रहेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मसल्स स्पाज्म। आपने देखा है ना मांसपेशियां मतलब जकड़ जाती हैं, तो ये सब कंडीशन आप नॉर्मली देख सकते हैं अगर किसी आपके सामने कोई इस तरह की कंडीशन आती है तो। लास्ट में हम क्या होता है यहाँ पे कन्वल्सन, या कहें तो हम होश खो देना,
यानी कुल मिला के सीधा सीधा मतलब ये है कि इंसान अपना होश खो देता है एपिलेप्सी के अंदर, या जो नॉर्मल हमारे सीजर दौरे पड़ते हैं उनके अंदर, तो उसकी बॉडी की मूवमेंट कुछ भी उसके बस में यहाँ पे नहीं रहता है। तो जनरली हमने देखा क्या होती है हमारी यहाँ पे एपिलेप्सी कैसे सिम्टम्स होते हैं, और नॉर्मली जो हमारी एपिलेप्सी है जनरल सीजर है उनके ट्रीटमेंट में हम जिन ड्रग का यूज़ करते हैं उनको यहाँ पे एंटी कन्वल्सेंट, एंटी एपिलेप्सी, एंटी एपिलेप्टिक और साथ ही में एंटी सीजर ड्रग के नाम से यहाँ पे हम जानते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। यानी फर्स्ट हमारी होती है हाइडेंटोन डेरिवेटिव्स, तो इसमें हमारी 3 ड्रग यहाँ पे रखी हुई हैं। अब देखिए जितनी हमारी इसके अंदर ये ड्रग है, मान लीजिए इसके एग्जाम्पल हम आपको 2 बताते हैं, 3 बताते हैं या 4 बताते हैं, तो ज़रूर नहीं है आप सारी ही लिखा है। मिनिमम आप चाहे तो 2 से 3 वहाँ पे लिख सकते हैं, उससे कम आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि किसी किसी कैटेगरी में ज़्यादा भी यहाँ पे हम स्टडी करा देते हैं। वैसे इसमें तो हमने बिल्कुल सफिशेंट आपका लिखा हुआ है। जैसे हाइडेंटोन डेरिवेटिव जो होते हैं इसमें हमारी 3 ड्रग हमने यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट होती है यहाँ पे फिनेटोइन, तो यहाँ पे जो फिनाइटोइन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आगे हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारी इथेटोइन होती है और लास्ट में हमारी मिपाइनटोइन होती है। तो 3 ड्रग हमारी जो इस कैटेगरी के अंदर रखी हुई है। सेकंड यहाँ पे बारबिटूरेट्स आते हैं। तो देखिए एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे हमारी हिप्नोटिक्स और सिडेटिव हमने कैटेगरी इससे पहले स्टडी की थी, तो उसकी बहुत ही सारी ड्रग एक तरह से इसमें यूज़ की जाती हैं। तो एक तरह से कंबाइंड यहाँ पे हम 2-3 कैटेगरी की स्टडी, जैसे यहाँ पे फिनोबारबिटोल यहाँ पे हो गई, सेकंड मिपेबारबिटोल हो गई, थर्ड हमारी मीथेबारबिटोल हो गई। तो ये हमारी 3 ड्रग इस कैटेगरी के अंडर में आएंगी। थर्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं अमाइनो स्टिलवेंस, तो इसमें हमारी कार्बामेज़ेपाइन आ गई। फोर्थ यहाँ पर हम देखते हैं बेंजोडायाज़ेपिनेस, तो इसके अंदर हमारी डायाज़ेपाम आ जाती है, क्लोनाज़ेपाम आ जाती है, और भी यहाँ पे इसकी कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पे रख सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं सुकिनिमाइड, तो इसके अंदर यहाँ पे इथोसुक्सिमाइड आ जाती है, साथ में फिनोसुक्सिमाइड आ जाती है। तो ये हमारी 5th कैटेगरी में यहाँ पे रखी हुई थी। यहाँ पे हम देख लेते हैं 6 पॉइंट, जिसमें हमारी अदर कुछ ड्रग यहाँ पे रखी हुई हैं, जैसे सोडियम वेलपेरेट हो जाती है, साथ में प्राइमाइडोन हो जाती है, और हमारी वेलप्रोइक एसिड हो जाती है। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखिए आपकी जो फार्माकोलॉजी है इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो होता है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही होता है, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से हमें पता चलता है जिस ड्रग के बारे में, जिस डिसीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, वो डिसीज़ को ट्रीट करने में और उस ड्रग का जो यूज़ हम कर रहे हैं वो बॉडी के अंदर कैसे वो अपना इफेक्ट करेगी, यानी क्या उसकी प्रोसेस रहेगी उस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, ये इसके अंदर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग होती हैं इनका यूज़ करते हैं हम ट्रीटमेंट करने के लिए एपिलेप्सी को और सीजर को। यानी जो एपिलेप्सी हमारी हो गई, जो मिर्गी के दौरे हो गए, सीजर जो हमारे उससे अलग भी कई टाइप के हमारे दौरे होते हैं, तो उसमें हम इन ड्रग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रग यूज्ड इन मेजर अटैक। अब देखिए जो मिर्गी के दौरे हमारे कुछ तो ऐसे होते हैं जो मेजर अटैक होते हैं, यानी कुछ ज़्यादा ही तगड़े हमारे एक तरह से दौरे पड़ते हैं जो थोड़े ख़तरनाक वाले होते हैं, तो उनमें हम किन ड्रग का यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ हम ड्रग ये देख लेते हैं। लाइक जैसे फर्स्ट होती है हमारी फिनाइटोइन, ये हमारी मेन इंपोर्टेंट ड्रग है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हमारी इस डिसीज़ में ये देखी जाती है। सेकंड हमारी मिपेबारबिटोल होती है, थर्ड हमारी कार्बामेज़ेपाइन होती है। तो ये हमारी कुछ ड्रग जो एक तरह से हमारी मेजर सीजन में एक तरह से मिर्गी के दौरों में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रग यूज्ड इन माइनर अटैक, यानी जो हमारे थोड़े मतलब दौरे तो पड़ते हैं लेकिन वो थोड़े लो कैटेगरी के एक तरह से होते हैं, यानी ज़्यादा खतरनाक वाले हमारे नहीं होते हैं। तो उसमें हम कौन सी ड्रग का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोनाज़ेपाम और वेलप्रोइक एसिड, तो इनका यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सीधा आप ऐसे समझिए कुछ हमारे जो दौरे होते हैं एक तरह से मिर्गी के दौरे होते हैं या नॉर्मल सीजर होते हैं, कुछ थोड़े से खतरनाक वाले होते हैं, कुछ थोड़े से नॉर्मल होते हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा ये खतरनाक है नॉर्मल है, ये उसके सिम्टम्स वगैरह को देख के हमें वहाँ पे पता चल जाता है। तो जो एक तरह से हमारा सीरियस होती है उसमें हम थोड़ी हाईली इफेक्टिव का यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल होती है उनमें थोड़ी हम नॉर्मल ड्रग का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स या अकॉर्डिंग टू उसकी सिचुएशन की। तो यहाँ पे हमारी हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो देखिए एक तरह से ये हमारी डिसीज़ कौन सी है, एक तरह से जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं उसमें डिसबैलेंस होना, एक तरह से डिस्टर्ब होने से क्या हो रही है हमारी ये डिसीज़ होती है। तो एक तरह से हमें पता लगाना होगा जो हमारे न्यूरॉन्स है ब्रेन के अंदर वो किस वजह से एक तरह से वो ज़्यादा एक्साइटमेंट कंडीशन में आ रहे हैं या एक तरह से डिस्टर्ब वहाँ पे वो हो रहे हैं। तो उस कंडीशन को हमें यहाँ पे ट्रीट करना होगा जिससे हमारी डिसीज़ यहाँ पे ट्रीट हो जाएगी। जैसे कि जो नॉर्मल सबसे मेन रीज़न यहाँ पे देखा गया है जो हमारे क्या होते हैं सोडियम चैनल होते हैं। तो क्या करते हैं जो हमारी फिनिटोइन यहाँ पे ड्रग होती है ये रिड्यूस कर देती है द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल आयन के, साथ में क्या करती है जो न्यूरॉन्स होते हैं जो उससे एक तरह से आते हैं, यानी सोडियम चैनल जो होता है उसके एक तरह से ब्लॉक कर देगी, रिड्यूस कर देगी, जिससे जो हमारे न्यूरॉन है उसके अंदर आने वहाँ पे बंद हो जाएंगे, जिससे जो ब्रेन के अंदर एक तरह से हमारी डिस्टर्ब हो रही है न्यूरॉन की क्वांटिटी वहाँ पे, तो वो वहाँ पे नॉर्मल एक तरह से हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए सीधा सीधा आप ऐसे समझिए जो हमारी क्या है यहाँ पे एपिलेप्सी है या नॉर्मल हमारे सीजर हैं,
ये हमारे किससे रिलेटेड डिसीज़ है, जो हमारे ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स होते हैं उनसे रिलेटेड डिसीज़ है। यानी न्यूरॉन जो होते हैं वो डिसबैलेंस होना, ज़्यादा एक्साइटमेंट होना, ये हमारी कुछ कंडीशन होती है जिससे हमारी डिसीज़ होती है। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी कंडीशन होती है, ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह ले लेना या अदर भी हमारे कुछ एक तरह से कॉज इसके देखने को मिल सकते हैं। तो हमें पहले पता करना होगा किस तरीके से जो एक तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ पे न्यूरॉन, उसकी एक्टिविटी को हम कैसे नॉर्मल करें, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब या जो ओवर एक्साइटमेंट हो रही है वो वहाँ पे नॉर्मल हो जाए, रिड्यूस हो जाए, जिससे जो ये यहाँ पे सिम्टम्स एक तरह से आ रहे हैं इस डिसीज़ के, ये यहाँ पे ट्रीट हो सकें। तो इसी को यहाँ पे हम ट्रीट करते हैं। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये तरह तरह से आपको मिल जाएगा, आपको इसका डायग्राम भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमने सबसे ईजी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डीपली आप मतलब समझने के लिए एक्सप्लेन कराना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी हमारे जो क्या है यहाँ पे फिनिटोइन का हमें आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं, तो किस तरह से अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी के अंदर देती है। चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं। CNS फिनिटोइन, तो CNS फिनिटोइन हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपना इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है। हैज़ गुड एंटी सीजर एक्टिविटी, जो हमारी जो CNS फिनिटोइन होती है एक अच्छी यानी गुड एंटी सीजर, यानी सीजर में हम इसका यूज़ करते हैं दौरे पड़ने में। एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट सीजर, यानी हम कह सकते हैं हमारे जो पार्शियल सीजर होते हैं नॉर्मल हमारे कह सकते हैं जो हमारे दौरे होते हैं उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग हमारी यहाँ पे ये होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इट ब्रिंग्स अबाउट इट्स इफेक्ट विदाउट कॉजिंग जर्नल डिप्रेशन ऑफ द CNS, तो देखिए कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं, तो पहले क्या करती हैं CNS को डिप्रेस कर देती हैं जिससे कि अपना इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन फिनिटोइन जो होती है इस तरह की मतलब हमारी ये ड्रग होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को विदाउट डिप्रेशन के, उसको डिप्रेस किए बिना ही अपना इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए यहाँ पे इनको इफेक्टिव और अच्छा यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक, यानी बॉडी में जाने के बाद कहाँ से हमने इसको एडमिनिस्टर किया, क्या मेटाबोलाइज हुई, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हुई और कैसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हुई। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है यहाँ पे ओरली, साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है हमारी पूरी बॉडी में। नेक्स्ट देख लेते हैं मेटाबोलाइज होती है हमारी ये लीवर में, तो लीवर में क्या होता है इसका मेटाबॉलिज्म होता है, साथ ही में एक्सक्रीट आउट थ्रू किडनी, यानी यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर ये निकल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट और यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन को आप चाहें तो कंबाइंड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप ओनली साइड इफेक्ट लिख दें, ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन लिख दें तो भी कोई मतलब यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि एडवर्स इफेक्ट क्या मिलते हैं, नोजिया वगैरह हो सकती है, या टैबलेट वगैरह आप खा रहे हैं तो वोमिटिंग वगैरह आपको यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम हम इसको यहाँ पे नहीं ले सकते जो हमारी फिनिटोइन है, डायबिटीज़ में भी हमें इसको नहीं लेना चाहिए। साथ ही में क्या है कि कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं, कुछ इस तरह के सिम्टम्स बॉडी में हमारी पहले से आ रहे हैं जिसमें फिनिटोइन का यूज़ नहीं कर सकते, यानी उनको अवॉइड हमें यहाँ पे कर देना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं डोज, यानी क्या डोज देते हैं हम। तो देखिए ये जो डोज वाला एक तरह से मसला है ये पीछे से लिखा हुआ है कि हाँ भी बुक्स वगैरह में हमारा लिखा हुआ है इतनी डोज देनी है, लेकिन नॉर्मल जो फिजिशियंस डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो उसकी कंडीशन को देखते हुए वहाँ पे डोज देते हैं और अपने हिसाब से देते हैं। तो डोज जो यहाँ पे लिखी हुई है ज़रूर नहीं है आप कभी कहें कि इतनी डोज नहीं देते। तो देखिए यहाँ पे ओनली बुक वगैरह के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे कि हमारी जो टैबलेट होती है फिनिटोइन को 50 mg दी जाती हैं, कैप्सूल जो हमारे होते हैं 100 mg, 200 mg या 300 mg, तो इस तरह से हमारे ये होते हैं। अब BD दिए जाएंगे, TDS दिए जाएंगे या OD दिए जाएंगे, तो यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि डॉक्टर अपने हिसाब से इनको यहाँ पे चलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थेरापोटिक यूजेस, यानी थेरापोटिक यूज एक तरह से जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है जैसे हमारी फिनिटोइन है, ये किस तरह का इफेक्ट हमारी बॉडी में यहाँ पे देगी, यानी कैसे हम एक तरह से ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, मिल्की के दौरों में जनरली हम इनका यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सेकंड, इट इज़ यूज्ड इन डिजिटलस इंड्यूस एराइथीमिया, इसमें हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड हम देख लेते हैं इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल सीजर एक्टिविटी, जो एक तरह से दौरा किसी बंदे को पड़ गया है तो वो एक तरह से ज़्यादा टाइम तक ना जाए, नॉर्मली 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे देखा जाता है जो किसी को दौरा पड़ता है, मिल्की का दौरा हो या वैसा दौरा हो, इससे ज़्यादा भी वो एक तरह से जा सकता है। देखिए इसकी ड्यूरेशन यहाँ पे बढ़ सकती है, तो एक तरह से उसकी जो एक्टिविटी है एक तरह से जल्दी से अपने होश में आ जाए उसको, यानी सीजर को दौरे को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं इट इज़ आल्सो समटाइम यूज्ड इन डायसेरिथीमिया, तो क्या होता है इसमें भी समटाइम हम इसका यूज़ यहाँ पे कर लेते हैं। तो गाइस आपका टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में यहाँ पे हमने डेफिनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश में जो रिपोर्ट वाले बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे जो हिंदी प्लस इंग्लिश में स्टडी करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी हुई है।
वो चाहे तो इजीली इस डेफिनेशन को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, और एपिलेप्सी में चाहे तो नॉर्मली यहाँ पे 2 लाइन्स वो लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा टॉपिक यहाँ पे समझ आ गया होगा। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।